हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने बात की थी रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। डेल्टा एच और डेल्टा यू में रिलेशन क्या होगा, इस पे हमने एक इक्वेशन भी बताया था आपको। ठीक है, डेल्टा एच इज़ द चेंज इन एंथैल्पी एंड डेल्टा यू इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब इसी रिलेशन के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो इस क्लास में बच्चों हम बात करेंगे इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और साथ में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के क्या क्या लिमिटेशंस रहे। ठीक है, क्या क्या इसके लिमिटेशंस रहे जिसकी वजह से सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। जैसा कि एक न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे है, अगर आप ध्यान से देखें तो न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखें तो द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन है N2 + 3H2 इज कन्वर्टेड इनटू 2 मोल ऑफ अमोनिया। देखो यहाँ पे एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच की वैल्यू बताई जा रही है, कितनी है, -92.38 किलो जूल एट 298 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है। एंड व्हाट इज डेल्टा यू एट 298, मतलब डेल्टा यू आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इस रिएक्शन में। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये रिएक्शन लिखना होगा। ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये रिएक्शन, ठीक है, ये रिएक्शन आप लिखेंगे। अब इस रिएक्शन के थ्रू अगर हम देखें तो यहाँ नाइट्रोजन भी गैसियस स्टेट में है, हाइड्रोजन भी गैसियस स्टेट में है, अमोनिया भी गैसियस स्टेट में है। तो सबसे पहले हमें इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन की वैल्यू निकालनी होगी, डेल्टा एन। अब डेल्टा एन कैसे निकालते हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स। तो गैसियस प्रोडक्ट्स कितना है, नंबर ऑफ मोल 2 है, तो हम 2 माइनस करेंगे। इधर देखो, उसके बाद सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। गैसियस रिएक्टेंट्स कितने मोल हैं, नाइट्रोजन 1 मोल है और हाइड्रोजन 3 मोल है। 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम 2 में से क्या करेंगे, 4 माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, -2 आएगा। यहाँ पर डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा इक्वेशन अप्लाई करना होगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा एच और डेल्टा यू में ये रिलेशन है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। इस इक्वेशन को हम अप्लाई करेंगे डेल्टा यू को फाइंड आउट करने में। तो अब देखो बच्चों, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्वेश्चन में जैसा कि आप देख रहे हो डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है, गिवन है। कितना है डेल्टा एच की वैल्यू, 92 - 92.38 किलो जूल। ठीक है, और साथ में हमें क्या निकालना है, डेल्टा यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और डेल्टा एन की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना है, -2 है। ठीक है, अब देखो आर, गैस कांस्टेंट, आर की वैल्यू यहाँ पे हम देखते हैं कितना होता है भाई, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। लेकिन ध्यान से देखो, डेल्टा एच की वैल्यू किलो जूल में दिया हुआ है, लेकिन आर की वैल्यू किस में है, जूल में है, इसलिए इसको हमें किलो जूल में कन्वर्ट करना होगा। और किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 8.314 में 10⁻³ से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किलो जूल पर मोल पर केल्विन पर मोल, किलो जूल पर केल्विन पर मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब टेम्परेचर टी की वैल्यू आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, 298 केल्विन है ही। ठीक है, अब इसको हम फार्मूले में, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं, इन सारी वैल्यूज़ को हम फार्मूले में पुट करेंगे। तो देखो बच्चों, फार्मूला क्या है आप जानते हो, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, डेल्टा एन आर टी। अच्छा, इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, डेल्टा यू इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एच माइनस, साइन हो जाएगा, माइनस डेल्टा एन आर टी लिख सकते हैं। अब डेल्टा यू निकालना है। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, आप जानते ही हो, क्वेश्चन में है 92.38, उसके बाद
फिर माइनस डेल्टा एन की वैल्यू कितनी है, -2 है, मल्टीप्लाइड बाई आर, आर की वैल्यू कितनी है 8.314 इंटू 10⁻³ और टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है भाई 298। ठीक है। अच्छा, अब इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया हमने। अब इसको बच्चों सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली -87.42 किलो जूल। तो यहाँ पे डेल्टा यू की वैल्यू कितनी होगी -87.42 किलो जूल। ये आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द हीट्स ऑफ रिएक्शंस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है भाई डेल्टा एच, और कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है डेल्टा यू। मतलब यहाँ पे डेल्टा एच और डेल्टा यू का डिफरेंस पूछा जा रहा है, मतलब डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू पूछा जा रहा है। इसमें वॉल्यूम एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे हम, कितना आ जाएगा 298 आ जाएगा। ठीक है, तो इन सेल्सियस इन किलो जूल। अब ये रिएक्शन दिया हुआ है, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम डेल्टा एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो केवल गैसियस रिएक्टेंट्स और गैसियस प्रोडक्ट्स को हम इन्वॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे C6H लिक्विड में है, वाटर भी लिक्विड में है, केवल गैसियस रिएक्टेंट यही ऑक्सीजन है O2 15 मोल और कार्बन डाइऑक्साइड 12 मोल। तो क्या करेंगे हम 12 में से क्या करेंगे माइनस करेंगे 15, कितनी वैल्यू आएगी -3 आएगी। डेल्टा एन की वैल्यू इसमें कितनी आएगी -3। वैसे इसका सोल्यूशन अगर आप देखो तो स्क्रीन पे आपके इसका सोल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, पूरा इसका आंसर देख रहे हो। ठीक है, पूरा अच्छे से सॉल्व किया गया है ये। ठीक है, इसका आंसर फाइनली कितना दिया है -7.43 किलो जूल। तो इसको हम देख लेंगे। ठीक है, देखो डेल्टा एन की वैल्यू -3 दिया हुआ है, बाकी यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, और यहाँ पे डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू का डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आएगी डिफरेंस, ठीक है -7.43 किलो जूल। अब बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जूल थॉमसन इफेक्ट की। देखो बच्चों, जूल थॉमसन इफेक्ट का मतलब ये क्या है, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इज हाईली सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखो बच्चों, जब कभी हम हाईली कंप्रेस्ड गैस को किसी भी, ध्यान से समझो बात को, हाईली कंप्रेस्ड गैस मतलब ऐसी गैसें जो हाईली कंप्रेस्ड हैं, अगर किसी हाईली कंप्रेस्ड गैस को जब हम पास करते हैं थ्रू पोरस प्लग, देखो ये क्या लगा हुआ है, दिस इज पोरस प्लग, इसको हम क्या बोलते हैं पोरस प्लग बोलते हैं, दिस इज पोरस प्लग। अब जब किसी हाईली कंप्रेस्ड गैस को जब हम पास करते हैं किसके थ्रू, पोरस प्लग के थ्रू, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर, मान लो इधर क्या है हाई प्रेशर है, इस रीजन में क्या है हाई प्रेशर है, और इधर क्या है लो प्रेशर है। ठीक है, तो अब हाई प्रेशर से अगर लो प्रेशर की तरफ अगर कॉम्प्रेस्ड गैसेस जो है, हाईली कॉम्प्रेस्ड गैसेस अगर मूव करेंगी, ठीक है, फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू द रीजन ऑफ लो प्रेशर अंडर एडियाबेटिक कंडीशन, मतलब देखो बच्चों यहाँ पे एक कंडीशन भी अप्लाई किया जा रहा है, एडियाबेटिक कंडीशन, अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। एडियाबेटिक कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि हीट एनर्जी जो है वो एक्सचेंज नहीं हो रहा है सिस्टम ऑफ सराउंडिंग्स में के थ्रू, सिस्टम जो भी हीट एनर्जी है वो एक्सचेंज नहीं हो रहा है सिस्टम ऑफ सराउंडिंग से। कहने का मतलब हीट एनर्जी जो है कांस्टेंट है, डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, इसी को कंडीशन को हम बोलते हैं एडियाबेटिक कंडीशन। ठीक है, अंडर एडियाबेटिक कंडीशन, एडियाबेटिक कंडीशन का मतलब जहाँ पे हीट का एक्सचेंज सिस्टम ऑफ सराउंडिंग्स के थ्रू नहीं हो रहा है, हीट एनर्जी क्या है कांस्टेंट है, डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि हाईली कॉम्प्रेस्ड गैस को जब पास किया जाता है पोरस प्लग के थ्रू फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू द लो प्रेशर रीजन एट द एडियाबेटिक कंडीशन, तो उस कंडीशन में ये देखा जाता है कि अ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस इज नोटिस्ड। उस टाइम पे ये देखा गया कि जो गैस का टेम्परेचर है
उस टेम्परेचर में कुछ चेंजेस दिखाई दिया। जो गैस का जो हाईली कंप्रेस्ड गैस है जब इस रीजन से इस रीजन की तरफ लो प्रेशर रीजन की तरफ मूव किया तो ये देखा गया कि जो यहाँ पे गैसेस थी, ठीक है, जो गैसेस थी वो गैसेस क्या हुई, वो सारी गैसेस का जो टेम्परेचर था उसमें कुछ चेंजेस दिखाई दिया। और इसी चेंज जो टेम्परेचर में चेंजेस हुआ है ड्यूरिंग द ड्यू टू एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस, ये जो हाई कंप्रेस्ड गैसेस है तो जाहिर सी बात है लो प्रेशर रीजन में जब पहुंचेगा तो ये क्या होगा, एक्सपैंड करेगा। ठीक है, तो जो हाईली कंप्रेस्ड गैसेस हैं जब ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है गैस का तो उसमें ये देखा गया कि गैस के जो टेम्परेचर थे, गैस मालिक्यूल्स के जो टेम्परेचर थे उनमें कुछ चेंजेस दिखाई दिया। ठीक है, तो इसी इफ़ेक्ट को जूल थॉमसन इफ़ेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की, दैट इज जूल थॉमसन कॉफिशिएंट। देखो बच्चों बहुत ध्यान से समझो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो जूल थॉमसन कॉफिशिएंट को हम जनरली म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई म्यू, इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर किसी भी रेट जो भी टेम्परेचर के चेंज होने का जो रेट है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर के चेंज होने का जो रेट होता है विथ रिस्पेक्ट टू द प्रेशर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, एट कांस्टेंट एंथैल्पी ड्यूरिंग द जूल थॉमसन एक्सपेंशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, जूल थॉमसन कॉफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम देखो बच्चों मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी रिटेन एज मैथमेटिकली म्यू क्या है आपका, जूल थॉमसन कॉफिशिएंट है। हम क्या लिख सकते हैं, डेबा टी अपॉन डेबा पी विथ रिस्पेक्ट टू एच। यहाँ पे एच क्यों लिखा गया है विथ रिस्पेक्ट टू एच, यहाँ पे एच क्या है, एंथैल्पी है, और एंथैल्पी क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे एंथैल्पी क्या है, कांस्टेंट है। तो म्यू इक्वल टू डेबा टी अपॉन डेबा टी अपॉन डेबा पी विथ रिस्पेक्ट टू एच। डेबा टी क्या है, लिटिल चेंज इन टेम्परेचर, वेरी लिटिल चेंज। डेबा टी का मतलब वेरी लिटिल चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड डेबा पी मतलब लिटिल चेंज ऑफ प्रेशर, लिटिल चेंज इन प्रेशर। या इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, म्यू इक्वल टू डी टी अपॉन डी पी विथ रिस्पेक्ट टू एच। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके लिए कुछ कंडीशंस है फॉर एन आइडियल गैस। सबसे पहले हम देखते हैं आइडियल गैस के लिए। देखो बच्चों आइडियल गैस के लिए जो जूल थॉमसन कॉफिशिएंट होता है, ठीक है, जो जूल थॉमसन कॉफिशिएंट है, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 होती है। अगर म्यू की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आइडियल गैस को। मतलब आइडियल गैस के लिए म्यू की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। और इसका मतलब क्या हुआ कि ये ना तो हीटिंग इफेक्ट शो करेगा, और ना ही ये कूलिंग इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, ड्यूरिंग द जूल थॉमसन एक्सपेंशन, जब गैस एक्सपैंड करेगी, ठीक है, फ्रॉम हायर प्रेशर रीजन से जब लोअर प्रेशर रीजन की तरफ जाएगा गैस, ठीक है, तो गैस का एक्सपेंशन होगा, जिसे क्या बोलते हैं हम, जूल थॉमसन एक्सपेंशन। तो ड्यूरिंग द जूल थॉमसन एक्सपेंशन क्या होगा, ना तो गैस में किसी तरह की हीटिंग प्रॉपर्टी होगी और ना ही किसी तरह की कूलिंग प्रॉपर्टी होगी, जब म्यू की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है बच्चों, इसको याद रखना, नोट करना, क्वेश्चन से पूछे जाते हैं 1 नंबर के। फॉर अ रियल गैस, अब हम बात करते हैं रियल गैस के। तो देखो बच्चों, अगर रियल गैस के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो ध्यान से समझो, अगर म्यू की वैल्यू पॉजिटिव है, ध्यान से समझो, अगर पॉजिटिव वैल्यू है म्यू की तो इसका मतलब क्या हुआ, dt की वैल्यू जो होगी, चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, ये भी क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, दैट dt मतलब चेंज इन टेम्परेचर निगेटिव हो जाएगा। अगर अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ म्यू इम्प्लाइज दैट dt इज निगेटिव, dt क्या होगा वहाँ पे, निगेटिव होगा, चेंज इन टेम्परेचर निगेटिव होगा। और चेंज इन टेम्परेचर अगर निगेटिव है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि dp आपका क्या है, ऑलवेज निगेटिव है। चेंज इन प्रेशर हमेशा निगेटिव होता है, इसी वजह से dt भी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर इज आल्सो निगेटिव। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें निगेटिव हैं तो इसका मतलब क्या होगा
कि जो गैस होगा उस गैस का टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा। गैस का टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होने लगेगा। और जब गैस का टेम्परेचर डाउन होने लगेगा तो वो क्या होने लगेगा, कूलिंग इफेक्ट शो करने लगेगा ड्यूरिंग द जूल थॉमसन एक्सपेंशन। ड्यूरिंग द जूल थॉमसन एक्सपेंशन क्या होगा, गैस कूलिंग इफेक्ट शो करने लगेगा, मतलब कूल होने लगेगा, गैस का टेम्परेचर कम होने लगेगा। कब कम होगा, जब म्यू की वैल्यू पॉजिटिव होती है तब। ठीक है, म्यू की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट शो करेगा गैस। ठीक है, ड्यूरिंग द जूल थॉमसन एक्सपेंशन। और अगर म्यू की वैल्यू निगेटिव है बच्चों, देखो अगर म्यू की वैल्यू निगेटिव है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डी टी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि डी पी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो इसी वजह से डी टी की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो अब म्यू अगर देखो बच्चों निगेटिव है, म्यू की वैल्यू अगर निगेटिव है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि गैस का जो टेम्परेचर होता है वो राइज करने लगता है। गैस के मॉलिक्यूल्स का जो टेम्परेचर होता है वो राइज करने लगता है। और जब राइज करेगा तो क्या करने लगेगा, हीटिंग इफेक्ट शो करने लगेगा। ठीक है, मतलब गैसेस के मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर राइज कब करेगा, हीटिंग इफेक्ट कब शो करेगा, जब जूल थॉमसन कॉफिशिएंट म्यू की वैल्यू निगेटिव होती है, इसको याद रखना। और जैसा कि आप जानते हो म्यू की वैल्यू अगर जीरो है तो आइडियल गैस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जहाँ पे डी टी क्या होगा, जीरो की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और डी पी भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर म्यू की वैल्यू जीरो है तो ये ना तो कूलिंग इफेक्ट शो करेगा ना तो हीटिंग इफेक्ट शो करेगा ड्यूरिंग द जूल थॉमसन एक्सपेंशन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखो बच्चों बहुत ध्यान से समझो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो केवल और केवल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ही केवल बात करता है। ठीक है, कहने का मतलब अगर हम फर्स्ट इसका लिमिटेशन देखें तो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डज नॉट पुट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ हीट। मतलब फ्लो ऑफ हीट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को कोई दिक्कत ही नहीं थी कि हीट का फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, मतलब फ्लो ऑफ हीट का जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, इसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे मान लो जैसा कि आप जानते हो टेम्परेचर जो होता है, ठीक है, अगर हमेशा जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो क्या होता है, हमेशा हाई टेम्परेचर से, हीट का ट्रांसफ़र हाई टेम्परेचर से क्या होता है, लो टेम्परेचर की तरफ मूव करता है। मतलब हीट का मूवमेंट किधर से किधर होता है, हाई टेम्परेचर रीजन से लो टेम्परेचर रीजन की तरफ मूव करता है। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू आवर कॉमन एक्सपीरियंस हम क्या कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू अ हायर टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल। मतलब लो टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर रीजन की तरफ हीट का ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है विदाउट सम एक्सटर्नल वर्क। कहने का मतलब ऐसा नहीं है, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये बात नहीं कह रहा है कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, हो सकता है, लेकिन ये फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं बता रहा है कि कैसे होगा, किस तरीके से होगा, इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हीट का ट्रांसफ़र जो है वो हाई टेम्परेचर रीजन से लो टेम्परेचर की रीजन की तरफ तो अपने आप से होगा, स्पॉन्टेनियसली होगा। कहने का मतलब अपने आप से होगा, लेकिन लो टेम्परेचर रीजन से हाई टेम्परेचर रीजन की तरफ हीट का फ्लो अपने आप से नहीं होगा, हमें उसके लिए क्या करना होगा, एक्सटर्नल वर्क करना होगा, तब जाके होगा। ठीक है, देखो बच्चों अब सेकेंड अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज अनेबल टू एक्सप्लेन व्हाई डू द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस अकर इन नेचुरल डायरेक्शन, दैट इज दे टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली। देखो बच्चों सेकेंड चीज़ें क्या बता रहा है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं नेचर में, ठीक है, फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस जो हो रहे हैं नेचर में ये अपने आप से हो रहे हैं, मतलब एक नेचुरल डायरेक्शन में हो रहे हैं। ठीक है, नेचुरल डायरेक्शन में हो रहा है, इस चीज़ को फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे अगर इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें इस सेकेंड लिमिटेशन को, तो जैसा कि आप जानते हो अगर हम आइस को
कहीं रूम में रख देते हैं तो ये मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये आइस से वाटर में कन्वर्जन ये तो अपने आप से होगा, ठीक है। लेकिन क्या अगर मैं वाटर को रूम के अंदर रख दूं किसी कंटेनर के अंदर, तो क्या वो वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप से? नहीं होगा। वाटर को अगर हम किसी कंटेनर में रख दें रूम में तो अपने आप से वाटर आइस में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन आइस को अगर हम वाटर में रख दें तो आइस अपने आप से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमें वाटर से आइस बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ एक्सटर्नल एफर्ट करना होगा, ठीक है। मतलब आइस मेल्ट होकर वाटर में तो कन्वर्ट हो जाएगा, बट वाटर केप्ट इन अ रूम डज नॉट चेंज इनटू आइस बाय इटसेल्फ, अपने आप से, ठीक है। वाटर आइस में कन्वर्ट नहीं होगा, उसके लिए हमें कुछ एक्सटर्नल एफर्ट करना होगा, जैसे उसको हमें फ्रिज में रखना होगा, ठीक है, तो वहाँ पे वो भले ही आइस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। ये सेकंड लिमिटेशन था। अब देखो बच्चों, थर्ड लिमिटेशन में क्या बताया जा रहा है कि द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज अनेबल टू प्रिडिक्ट फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। कहने का मतलब ये कि फिजिबिलिटी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिजिबिलिटी मतलब रिएक्शन के प्रोसीड होने का डायरेक्शन, ठीक है। मतलब जो भी कोई प्रोसेस है वो किस डायरेक्शन में होगा और कैसे होगा, ठीक है, इसकी फिजिबिलिटी के बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं बता पाया, ठीक है। जैसे वाटर जो होता है वो क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ फॉल डाउन होता है, ठीक है, ये अपने आप से होता है, ठीक है, ये तो नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है। तो दिस इज स्पॉन्टेनियस, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली हो रहा है। लेकिन क्या नीचे से वाटर ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, ठीक है, अपने आप से नहीं हो सकता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ एक्सटर्नल एफर्ट यूज करना होगा, ठीक है, तो तभी जाके पॉसिबल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि नेचर में जो भी फिजिबिलिटी है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है, ठीक है, किसी भी प्रोसेस के फिजिबिलिटी के बारे में, मतलब प्रोसेस इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब कोई भी प्रोसेस किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, उसकी फिजिबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है, कि कोई भी प्रोसेस पर्टिकुलर किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, किधर नहीं होगा, उसकी फिजिबिलिटी क्या है, इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, इस चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर पाया। अब नेक्स्ट जो है लिमिटेशन बच्चों वो क्या है कि द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज अनेबल टू एक्सप्लेन व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट एनर्जी कंप्लीटली इनटू एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क। देखो बच्चों, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो हीट एनर्जी होती है, ठीक है, कन्वर्ट हीट एनर्जी कम्प्लीटली, मतलब हीट एनर्जी कम्प्लीटली कन्वर्ट किया जा सके किसमें, एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क में। दिस इज नॉट पॉसिबल, मतलब ये मतलब ऐसा नहीं है कि हीट एनर्जी जो होती है कम्प्लीटली इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन अपने आप से नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब इस चीज़ को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो हो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है, कि कोई भी हीट एनर्जी जो है कम्प्लीटली, ठीक है, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, हैव अ गुड डे।